नमस्कार। आज की क्लास में हम देखेंगे जम्मू कश्मीर और लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश को डिटेल में। इसके साथ ही हम पीओके को भी देखेंगे। ठीक है, तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। देखिए, आपके सामने इंडिया का मैप दिखाई दे रहा होगा। इसमें आप लद्दाख और जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश को आप देख सकते हैं। ठीक है, देखिए इसका ऐतिहासिक रूप से देखें तो जम्मू कश्मीर की जो राजधानी है श्रीनगर, उसको किसने बसाया था? अशोक ने बसाया था। ठीक है, और उसके बाद हम और आगे बढ़ते हैं तो 1947 में जब भारत आज़ाद हो रहा था तो उस समय क्या था, जम्मू कश्मीर और लद्दाख जो है वो भारत का अंग नहीं बना था। उसने कहा कि ना वो पाकिस्तान में मिलना चाहता है, ना ही भारत में वो स्वतंत्र रहना चाहता है। पर इसी दौरान क्या हुआ था कि जो पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर के इन क्षेत्रों पर आक्रमण कर दिया था। ठीक है, इस क्षेत्र पर जो है आक्रमण कर दिया था पाकिस्तान ने। तब वहाँ के जो अंतिम शासक थे डोगरा वंश के हरि सिंह जो शासक थे, उन्होंने भारत से मदद मांगी कि आप हमारी मदद कीजिए करके। पाकिस्तान ने हमला किया है तो हरि सिंह ने मदद मांगी और भारत ने उनकी मदद भी की, लेकिन उन्होंने कहा कि आप पहले विलय पत्र पर हस्ताक्षर कीजिए। ठीक है, तो हरि सिंह मान गए। उन्होंने जो है 26 अक्टूबर जो है 1947 को विलय पत्र पर हस्ताक्षर किए और भारत का जम्मू कश्मीर अभिन्न अंग बना। लेकिन हरि सिंह ने एक शर्त रखी कि इनसे ने एक शर्त रखी कि जो है जम्मू कश्मीर जो है उसे विशेष राज्य का दर्जा प्रदान किया जाए। इसके तहत जो है आर्टिकल 370 को संविधान में आर्टिकल जो है 370 को संविधान में क्या है, जोड़ा गया। ठीक है, क्या जोड़ा गया? आर्टिकल 370 को संविधान में जोड़ा गया और जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा दिया गया। इसका एक अलग संविधान रखा गया। ठीक है, बहुत सारे मामलों में ऐसा था कि उसे जम्मू कश्मीर कुछ भी चीज़ कराना है तो संसद को उसकी अनुमति लेनी पड़ती थी, जम्मू कश्मीर की संसद से। ठीक है, तो ये बहुत सारी चीज़ें थी। लेकिन अभी वर्तमान में जो है आर्टिकल 370 को समाप्त कर दिया गया है। और वह क्या है, वर्तमान में आर्टिकल 370 को समाप्त कर दिया गया है और जो है जम्मू कश्मीर जो अब राज्य नहीं रहा है, जम्मू कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है। तो इसे दो भागों में बांट दिया गया, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। तो जम्मू कश्मीर और लद्दाख दो केंद्र शासित प्रदेश कब बने हैं? ये बने 31 अक्टूबर 2019 को जो है जम्मू कश्मीर और लद्दाख दो केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए हैं। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। देखिए, आपके सामने ये जो दिखाई दे रहा है ये एक्चुअल में क्या है? ये जो है पाक अधिकृत कश्मीर को मैं यहाँ पे समझाने की कोशिश की जा रही है। ठीक है, ये क्या है? इतना जो मैंने ये रेड, इतना जो पोर्शन है ये वर्तमान में इंडिया का जो है अधिकार क्षेत्र यहीं तक है। ठीक है, एक्चुअली है इंडिया के पास पूरा क्षेत्र है, पूरा क्षेत्र इंडिया के पास, लेकिन कुछ क्षेत्रों पर जो है चीन ने कब्जा कर रखा है और कुछ क्षेत्रों पर पाकिस्तान ने कब्जा कर रखा है। तो वर्तमान में इतने ही क्षेत्र पर जो है इंडिया जो है अभी शासन कर रहा है। ठीक है, देखिए क्या हुआ था कि 1947 में पाकिस्तान ने, हमने कुछ 2 मिनट पहले देखा है कि पाकिस्तान ने जो 1947 में जम्मू कश्मीर के इस क्षेत्र पर जो है आक्रमण कर दिया था। ठीक है, इतने क्षेत्र पर उसने आक्रमण कर लिया और इस क्षेत्र पर अपना अधिकार कर लिया। उसने इस क्षेत्र का इसी क्षेत्र को जो है क्या कहा जाता है? पीओके। ठीक है, जितने क्षेत्र पर उसका अधिकार है, वर्तमान में इतने क्षेत्र पर इसका अधिकार है, तो इसे क्या कहा गया है? पीओके कहा गया है। क्या कहा गया है? पीओके, पाक अधिकृत कश्मीर या पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर। ठीक है, अब पाकिस्तान ने क्या कहा, इसने इस क्षेत्र का नाम गिलगिट रखा, इस क्षेत्र का नाम गिलगिट रखा, इसका नाम बाल्टिस्तान और इसका नाम उसने आज़ाद कश्मीर रखा। ठीक है, इतने क्षेत्र का नाम क्या रखा? आज़ाद कश्मीर। ठीक है, इतने क्षेत्र का नाम आज़ाद कश्मीर रखा, इतने क्षेत्र का नाम गिलगिट और इतने का नाम उसने बाल्टिस्तान रखा। और तीनों की जो संयुक्त राजधानी उसने मुजफ्फराबाद को बनाया। किसको बनाया? मुजफ्फराबाद को, जिसे आतंकवादियों का गढ़ कहा जाता है। मतलब आतंकवादी यहीं पे बनते हैं। ठीक है, उनको यहीं पे सारा ज्ञान दिया जाता है कि आतंकवाद कैसे फैलाना है, तो मुजफ्फराबाद को आतंकवादियों का गढ़ कहा गया। ठीक है, अब क्या हुआ, इतना तो उसने ये सब, इतना जम्मू कश्मीर का हमारा जो इतना क्षेत्र तो पाकिस्तान के पास चला गया। इसके अलावा भी क्या हुआ था, 1962 में जो है भारत और चीन युद्ध हुआ था, भारत चीन के बीच युद्ध हुआ था 1962 में। तो चीन ने जो है भारत के इतने क्षेत्र पर जो है, चीन ने भारत के क्या इतने क्षेत्र पर जो अधिकार कर लिया, जिसे अक्साई चीन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अक्साई चीन। क्या कहा जाता है? अक्साई चीन। ठीक है, 1962 में। इसके साथ ही जो है ये जो इतना जो क्षेत्र था ये पाकिस्तान का था। किसका था? पाकिस्तान का था ये क्षेत्र। लेकिन 1963 में
1963 में जो है पाकिस्तान ने ये जो क्षेत्र है वो चाइना को दे दिया। किसको दे दिया? गिफ्टेड टू चाइना लिखा हुआ है, तो पाकिस्तान ने ये जो क्षेत्र है किसको दे दिया? चाइना को दे दिया। कब दिया? 1963 में। ठीक है, अब हम देखते हैं इसके सीमा के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं कि ये जो सीमा जो यहाँ पर खींची गई है, जो पाक अधिकृत कश्मीर और जो भारत के बीच में, इसे ही LOC कहा जाता है। ठीक है, लाइन ऑफ कंट्रोल। क्या कहा जाता है? लाइन ऑफ कंट्रोल। इसे ही लाइन ऑफ कंट्रोल कहा जाता है। और भारत और चीन के बीच में जो सीमा है, भारत और चीन के बीच में जो सीमा है, इसे क्या कहा जाता है? LAC, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। और ये है LOC, लाइन ऑफ कंट्रोल। और ये है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। ठीक है, भारत और चीन के बीच में। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब हम अपने भारत के जो जम्मू कश्मीर और लद्दाख को देखते हैं। तो आपको यहाँ पे भारत का जम्मू कश्मीर लद्दाख दिखाई दे रहा है। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन क्या आता है कि जम्मू कश्मीर लद्दाख से कौन कौन से देश की सीमाएं लगती हैं। ठीक है, तो आप देखेंगे कि जम्मू कश्मीर आपको दिखाई दे रहा है, ये क्या है? ये जो है आपका जम्मू कश्मीर का क्षेत्र है। ठीक है, ये जो है आपका जम्मू कश्मीर का क्षेत्र है। ठीक है, जम्मू कश्मीर कौन से देश से सीमा बना रहा है? पाकिस्तान से सीमा बना रहा है, सिर्फ पाकिस्तान से सीमा बना रहा है। ठीक है, और लद्दाख को आप देखेंगे तो लद्दाख जो है 3 देशों से सीमा बनाता है। ठीक है, कितने देशों से? 3 देशों से सीमा बनाता है। कौन कौन सा देश है? यहाँ पाकिस्तान दिख रहा है आपको, ऊपर में अफगानिस्तान है, सॉरी वो दिखाई नहीं दे रहा है, और उसके बाद है यहाँ पे आपका चाइना। तो तो लद्दाख जो है 3 देशों से सीमा बनाते हैं। कौन कौन से? पाकिस्तान से, अफगानिस्तान से और चाइना से। ठीक है, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। देखिए हमारे सामने आपको दिखाएगा श्रीनगर और जम्मू। ठीक है, तो जम्मू कश्मीर की राजधानी कौन कौन सी? श्रीनगर और जम्मू दोनों हैं। वो किस लिए है? क्या है देखिए कि श्रीनगर में ना ऊंचाई पर स्थित है। ठीक है, बहुत ऊंचाई पर स्थित है। यहाँ पे बर्फ़ ज़्यादा जमती है, मतलब साल भर समझिए बर्फ़ रहती है। तो क्या होता है, लेकिन गर्मियों के दिनों में नहीं रहती है, ठंड के दिनों में रहती है। तो गर्मी के दिनों में जम्मू कश्मीर की राजधानी क्या होती है? श्रीनगर होती है। ग्रीष्म ऋतु में श्रीनगर राजधानी होती है, लेकिन ठंड में यहाँ बर्फ़ बहुत ज़्यादा जम जाती है, हम यहाँ जा नहीं सकते श्रीनगर में, तो शीतकालीन सत्र वगैरह वहाँ हो नहीं सकता। तो शीतकाल में, ठंडी के दिनों में राजधानी क्या हो जाती है? जम्मू हो जाती है। ठीक है, तो गर्मी के दिनों में राजधानी श्रीनगर, क्योंकि गर्मी में हम जा सकते हैं, बर्फ़ नहीं जमती है, और ठंड के समय बर्फ़ जम जाती है, इसलिए राजधानी ठंड में क्या हो जाएगी? जम्मू कश्मीर। ठीक है, जम्मू राजधानी हो जाएगी। तो समझ में आया। इसके बाद भी हमको ये देखना है। अब जम्मू के बाद ऊपर में देखें कटरा दिखाई दे रहा है। तो अभी ट्रेन जो है वो कटरा तक जाती है। कहाँ तक जाती है ट्रेन जो है? अभी भारत से जो ट्रेन है वो कटरा तक अभी जाती है, उसके आगे के लिए निर्माण कार्य चल रहा है अभी। ठीक है, तो अभी वर्तमान में कटरा तक ट्रेन जाती है। उसके बाद आप देखेंगे उधमपुर। जम्मू के ऊपर में क्या है? उधमपुर में है थल सेना का मुख्यालय, उत्तरी कमांड का। ठीक है, जम्मू कश्मीर के उत्तर में है, तो उत्तरी कमांड का मुख्यालय जो है थल सेना के उत्तरी कमांड का मुख्यालय कहाँ है? उधमपुर में। ठीक है, थल सेना का उत्तरी कमांड का मुख्यालय उधमपुर में। ऊपर में नौसेना तो हो नहीं सकती, थल सेना वायुसेना ही रहती है। तो थल सेना का उत्तरी कमांड का मुख्यालय क्या हो जाएगा? उधमपुर। ठीक है, उसके बाद आप देखिए कटरा के ऊपर है वैष्णो देवी वैष्णो माता का मंदिर है। वैष्णो देवी से और ऊपर आप जाएंगे तो आपको दिखेगा अमरनाथ में जो है प्राकृतिक शिवलिंग है। क्या है? प्राकृतिक शिवलिंग है। ठीक है, अमरनाथ गुफा बहुत ही प्रसिद्ध है। उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे श्रीनगर, तो हमने देखा कि श्रीनगर झेलम नदी के तट पर है। अशोक ने बसाया था श्रीनगर को, और ये ग्रीष्मकालीन जो है राजधानी है श्रीनगर। ठीक है, श्रीनगर में इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी है। क्या है? इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी है श्रीनगर में। ठीक है, अब श्रीनगर क्या है? जम्मू कश्मीर जो है एक टूरिज़्म स्पॉट है। ठीक है, यहाँ पे बहुत टूरिस्ट लोग जाते हैं जो कि फॉरेन से भी आते हैं, तो यहाँ पे इंटरनेशनल एयरपोर्ट का होना बहुत ज़रूरी है, इसलिए यहाँ पे इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। ठीक है, और यहाँ पर जो है सॉफ्टवेयर पार्क है जो कि बहुत ही फेमस है, सॉफ्टवेयर पार्क है। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं बारामूला में जो है ये चुंबकीय क्षेत्र है। बारामूला क्या है? चुंबकीय क्षेत्र है, मतलब इस क्षेत्र के ऊपर से जैसे कोई भी मान लो एरोप्लेन ही उड़ता होगा या कोई भी ड्रोन अगर जाता होगा तो अपने ओर खींच लेता है उसको। ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र को खींच लेता है। तो बारामूला में क्या है? चुंबकीय क्षेत्र है। उरी में जो है सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी। उरी में क्या होता है? सर्जिकल स्ट्राइक हुआ था। ठीक है, उसके बाद गुलमर्ग जो है उत्तरी अक्षांश अनुसंधान केंद्र है। क्या है? उत्तरी अक्षांश अनुसंधान केंद्र। गुलमर्ग में क्या? उत्तरी अक्षांश अनुसंधान केंद्र। उधमपुर में है क्या था? थल सेना का मुख्यालय था। उधमपुर में थल सेना का मुख्यालय था उत्तरी कमान का।
और गुलमर्ग के उत्तरी अक्षांश अनुसंधान केंद्र। ठीक है, आप इसको इस तरह से भी याद कर सकते हो कि जम्मू कश्मीर उत्तर में है तो उत्तर में ये सब चीज़ें हैं। ठीक है, उत्तरी कमान का मुख्यालय है थलसेना का, उत्तरी अक्षांश अनुसंधान केंद्र उरी में सर्जिकल स्ट्राइक हुआ था, बारामूला चुंबकीय क्षेत्र है, अमरनाथ में प्राकृतिक गुफा शिवलिंग की, वैष्णो देवी वैष्णो माता का मंदिर है, कटरा में ट्रेन जाती है कटरा में। ठीक है, तो आपको ये सारी चीज़ें याद रखनी है। उसके बाद हम देखते हैं लद्दाख में। तो आप जब लद्दाख में देखेंगे, लद्दाख में कुछ ज़्यादा कुछ याद नहीं रखना है आपको। लद्दाख में एक आपको याद रखना है लेह। ठीक है, लद्दाख का जो कैपिटल क्या है, लेह। लद्दाख की राजधानी जो है लेह है। लेह जो है सबसे ऊंचाई पर स्थित यहाँ पर सैन्य हवाई अड्डा है। ठीक है, लेह में क्या है, सबसे ऊंचाई पर स्थित सैन्य हवाई अड्डा है। ठीक है, क्या है लेह में, भारत का सबसे ऊंचाई पर स्थित सैन्य हवाई अड्डा है। ठीक है, सैनिक अड्डा का सबसे ऊंचाई पर स्थित लेह में, है ना, हवाई अड्डा, सैन्य हवाई अड्डा है भारत का सबसे ऊंचाई पर स्थित लेह में। उसके बाद आपको याद रखना है कारगिल। देखिए, कारगिल को आपको इसलिए याद रखना है क्योंकि कारगिल युद्ध हुआ था। ठीक है, कारगिल युद्ध कब हुआ था, 26 जुलाई। कब हुआ था कारगिल युद्ध जो है, 26 जुलाई 1999। 1999 को क्या हुआ था, कारगिल युद्ध हुआ था। ठीक है, 26 जुलाई 1999 को कारगिल युद्ध हुआ था। कारगिल कहाँ पर है, ये लद्दाख में आएगा आपका कारगिल। और लेह का आपको याद रखना है कि सबसे ऊंचाई पर इसे सैन्य हवाई अड्डा है। उसके बाद आपको एक दो चीज़ें और याद रखनी है कि यहाँ पर जो सियाचिन ग्लेशियर पड़ेगा इस पोर्शन में। ठीक है, यहाँ पर क्या है, सियाचिन ग्लेशियर, इतना पोर्शन जो है सियाचिन ग्लेशियर है। यह जो है विश्व का सबसे ठंडा युद्ध स्थल है, विश्व का सबसे ठंडा युद्ध स्थल है। ठीक है, ठीक है, क्या है, विश्व का सबसे ठंडा युद्ध स्थल क्या है, सियाचिन ग्लेशियर। ये कहाँ है, लद्दाख में है, सबसे ऊंचाई पर स्थित युद्ध स्थल है, तो सबसे ठंडा युद्ध स्थल यही हो जाएगा। ठीक है, तो इतना आपको चीज़ें आपको याद रखनी है। अभी इसको हमने इसका पॉलिटिकल मैप देख लिया, अब इसका हम फिजिकल मैप देखते हैं। ठीक है, फिजिकल मैप हम देखते हैं, तो चलिए हम इसको पहले क्लीन कर देते हैं। फिजिकल मैप के लिए आपको पहले क्या करना है कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख से ना बहुत सारी पर्वत श्रेणियाँ जाती हैं, तो आपको यहाँ से 5 पर्वत श्रेणियों के नाम याद रखने हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आप देखेंगे कि यहाँ पर जो है वो है काराकोरम श्रेणी। कौन सी श्रेणी है, काराकोरम श्रेणी। ठीक है, ये क्या है, काराकोरम श्रेणी है। ठीक है, उसके नीचे आएगी आपकी लद्दाख श्रेणी। कौन सी श्रेणी आ जाएगी, लद्दाख श्रेणी। ठीक है, काराकोरम श्रेणी, लद्दाख श्रेणी, और उसके नीचे आएगी आपकी जास्कर श्रेणी। ठीक है, कौन सी श्रेणी आ जाएगी, जास्कर श्रेणी। तो क्या क्या हुई, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर श्रेणी। ये तीनों आपकी लद्दाख में ही आ जाएंगे। ठीक है, काराकोरम श्रेणी, लद्दाख श्रेणी और जास्कर श्रेणी, तीनों कहाँ आ जाएंगे आपकी, लद्दाख में आ जाएंगी। उसके बाद आपका नीचे आएगा जम्मू कश्मीर और लद्दाख के बॉर्डर में आ जाएगा महान हिमालय श्रेणी। कौन सी आ जाएगी, महान हिमालय श्रेणी। ठीक है, महान हिमालय श्रेणी, कौन सी श्रेणी है ये, महान हिमालय श्रेणी। और उसके नीचे आपकी आ जाएगी पीर पंजाल श्रेणी। कौन सी श्रेणी आ जाएगी, पीर पंजाल श्रेणी। ठीक है, कौन सी श्रेणी आ गई आपकी, पीर पंजाल श्रेणी। तो याद हुई पांचों श्रेणी। सबसे पहले है काराकोरम श्रेणी, लद्दाख श्रेणी, जास्कर श्रेणी। ठीक है, उसके नीचे आपके महान हिमालय श्रेणी, फिर पीर पंजाल श्रेणी। कौन सी श्रेणी हो जाएगी, पीर पंजाल श्रेणी। अब आपको श्रेणियाँ याद होगी पांचों। अब आपको याद रखना है इनकी ऊंची चोटी। क्या याद रखना है, ऊंची चोटी। ठीक है, तो आप देखेंगे काराकोरम श्रेणी में ही जो है सब भारत की सबसे ऊंची चोटी K2 है। कितनी है, K2। कौन सी है, K2 है। ठीक है, काराकोरम श्रेणी में भारत की सबसे ऊंची चोटी है K2, जो कि लद्दाख में ही आएगी। K2 का नाम जो है इसे गॉडविन ऑस्टिन भी बोलते हैं। क्या कहते हैं, गॉडविन ऑस्टिन। क्या कहते हैं, गॉडविन ऑस्टिन। इसकी जो ऊंचाई है 8,611 मीटर है। 8,611 मीटर जो है इसकी ऊंचाई है। ये भारत की सबसे ऊंची चोटी है, लेकिन ये जो है पीओके में आती है। किस में आती है, ये पीओके में आती है। ठीक है, इसलिए जो भारत की ऊंची चोटी से नहीं लिया जाता। भारत की ऊंची चोटी कौन सी होती है, सिक्किम में है। सिक्किम के कंचनजंगा, कंचनजंगा जो है वो भारत की सबसे ऊंची चोटी जो कि सिक्किम में है। 8,598 मीटर ऊंची है, 8,598। वैसे भारत की सबसे छोटी K2 है, गॉडविन ऑस्टिन, लेकिन ये पीओके में आता है। तो भारत की सबसे छोटी मानते हैं सिक्किम की कंचनजंगा को, जो इसका ऊंचाई है 8,598 मीटर। इसके बाद जो भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है वो नंगा पर्वत है। कौन सा है, नंगा पर्वत जो है भारत की
सबसे ऊंची चोटी ये जो है महान हिमालय में आता है। किस में आएगा? महान हिमालय, महान हिमालय पर्वत श्रेणी में आ जाएगी। कौन सी? नंगा पर्वत 8,126 मीटर, जो कि भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? नंगा पर्वत आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। हम देखेंगे अब ना, हम दर्रों को देखते हैं। ठीक है, देखिए दर्रा जो है यहाँ पर जो है दर्रा हम दूसरे कलर से ड्रॉ करते हैं तो ज़्यादा क्लियर आपको समझ में आएगा। काम करते हैं, हम ग्रीन कलर ले लेते हैं। ठीक है, देखिए दर्रा क्या होता है कि दो पहाड़ों के बीच का पतला रास्ता जहाँ से हम आना जाना कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है, इसे हम क्लियर ही कर देते हैं तब समझ में आएगा। तो देखिए दो पहाड़ों, जैसे दो पहाड़ हैं, दो पहाड़ों के बीच का जो पतला रास्ता जहाँ से हम आना जाना कर सकते हैं वो क्या होता है? दर्रा होता है। ठीक है, क्या होता है? दर्रा होता है। आया समझ में? तो यहाँ पर जो है काराकोरम जो श्रेणी है, काराकोरम श्रेणी में लद्दाख में जो यहाँ पर जो है काराकोरम दर्रा पड़ता है। कौन सा दर्रा है? काराकोरम दर्रा, जो कि काराकोरम देखो दर्रा जो है यहाँ पर पड़ रहा है। तो दर्रा दो जगह को जोड़ता है। ठीक है, पतला रास्ता है और रास्ता है वो, तो दो जगह को जोड़ेगा। तो वो चाइना और भारत को जोड़ेगा। किसको जोड़ेगा? चाइना को और भारत को। कौन सा दर्रा जोड़ेगा? काराकोरम दर्रा जोड़ेगा। या तो भारत को मध्य एशिया से जोड़ेगा बोल सकते हैं, या तो भारत को चीन से जोड़ेगा। कौन सा? काराकोरम दर्रा। ठीक है, उसके बाद ये जो था आपका काराकोरम श्रेणी में था, काराकोरम दर्रा किस में था? काराकोरम श्रेणी में था। ठीक है, उसके बाद हम नीचे आएंगे। आपके नीचे यहाँ पर काराकोरम दर्रा के बाद कौन सा दर्रा था? लद्दाख था। फिर यहाँ पे था जास्कर। ठीक है, जास्कर था। तो जास्कर में ही जो है आपका यहाँ पे दर्रा पड़ेगा। कौन सा? जोजिला दर्रा। जे से जास्कर, जे से जास्कर और जे से जोजिला। तो जास्कर श्रेणी में कौन सा दर्रा पड़ेगा? जोजिला दर्रा। जोजिला दर्रा जो है आप देख सकते हैं, जोजिला दर्रा जो है श्रीनगर को लेह से जोड़ेगा। यहाँ पे लेह है, यहाँ पे श्रीनगर है, तो श्रीनगर को लेह से जोड़ने वाला दर्रा कौन सा है? जोजिला दर्रा। ठीक है, श्रीनगर को लेह से जोड़ने वाला दर्रा कौन सा है? जोजिला दर्रा है। इस दर्रे को आप इस तरह से बना सकते हैं, सेकेंड, इस तरह से। ठीक है, तो श्रीनगर को लेह से जोड़ने वाला दर्रा कौन सा है? जोजिला दर्रा। ठीक है, इसके बाद हम नीचे आएंगे तो नीचे देखते हैं। नीचे जो आपका पीर पंजाल श्रेणी था, क्या था यहाँ पर? पीर पंजाल श्रेणी। एक था आपका, सॉरी, एक पे यहाँ पे था आपका महान हिमालय श्रेणी। ठीक है, ये था महान हिमालय श्रेणी। मैं इसे फिर से बना देती हूँ, और ये हो जाएगा आपका पीर पंजाल श्रेणी, ये आपका हो जाएगा काराकोरम श्रेणी, लद्दाख श्रेणी, और ये जास्कर श्रेणी। काराकोरम श्रेणी में हमने क्या पढ़ा? काराकोरम श्रेणी में हमने देखा यहाँ पे K2 था, गॉडविन आस्टी, सॉरी, काराकोरम दर्रा था। काराकोरम श्रेणी में काराकोरम दर्रा था, जो कि भारत को मध्य एशिया से जोड़ता है। ठीक है, लद्दाख श्रेणी में कुछ भी नहीं है। जास्कर श्रेणी में हो जाएगा जोजिला दर्रा, जो कि श्रीनगर को लेह से जोड़ेगा। ठीक है, उसके बाद आ जाएगा आपका महान हिमालय श्रेणी। महान हिमालय जो श्रेणी है यहाँ पर पड़ेगा आपका बुर्जिल दर्रा। क्या है? बुर्जिल दर्रा। ठीक है, महान हिमालय श्रेणी में बुर्जिल दर्रा, जो ये बुर्जिल दर्रा जो है ये पीओके में आता है ना, यहाँ पे पीओके लग जाएगा, तो यहाँ पे बुर्जिल दर्रा पीओके में आता है। ठीक है, जब तो बुर्जिल दर्रा किस में आ जाएगा? पीओके में आ जाएगा। और ये जो काराकोरम दर्रा था और जो आपका जोजिला दर्रा था, ये दोनों किस में आते हैं? लद्दाख में आ जाएगा, ये आपका पीओके में आ जाएगा। तो ये जो श्रीनगर को गिलगिट से जोड़ेगा। श्रीनगर को कैसे जोड़ेगा? गिलगिट। यहाँ पे गिलगिट था पाकिस्तान का, आपने देखा था, है ना, हमने देखा था पीओके में गिलगिट आता है। तो श्रीनगर को गिलगिट से जोड़ने वाला कौन सा दर्रा है? बुर्जिल दर्रा है। ठीक है, उसके नीचे हम देखेंगे तो उसके नीचे आपका यहाँ पर आएगा, ठीक है, उसके नीचे जो यहाँ पर पीर पंजाल श्रेणी है, पीर पंजाल श्रेणी में दो दर्रे आते हैं। एक आता है बनिहाल दर्रा, एक आता है बनिहाल दर्रा आपका। ठीक है, सॉरी, एक आता है आपका बनिहाल दर्रा। ठीक है, बनिहाल दर्रा आता है, और यहाँ पर आता है आपका पीर पंजाल दर्रा। ठीक है, बनिहाल दर्रा और पीर पंजाल दर्रा। पीर पंजाल श्रेणी में दो दर्रे याद रखने हैं आपको, एक बनिहाल दर्रा याद रखना है और एक पीर पंजाल दर्रा। देखो बनिहाल दर्रा और पीर पंजाल दर्रा दोनों जो हैं जम्मू को श्रीनगर से जोड़ते हैं। किसको जोड़ते हैं? जम्मू को श्रीनगर से जोड़ते हैं। दोनों दर्रा जो है जम्मू और श्रीनगर से जोड़ते हैं। ठीक है, यहाँ से, ठीक है, जम्मू
जम्मू और श्रीनगर को जोड़ते हैं। ठीक है, जम्मू और श्रीनगर को कौन सा दर्रा जोड़ता है? वो बनिहाल दर्रा भी जोड़ता है और ये जो आपका पीर पंजाल दर्रा भी दोनों को जोड़ता है। ठीक है, अब देखिए क्या हो गया कि ना जम्मू से श्रीनगर जाने के लिए बनिहाल दर्रा एक रास्ता था, लेकिन ये भी क्या इसमें ना बर्फ़ जम जाती थी, इसलिए इसमें जवाहर टनल बनाया गया था। ठीक है, जवाहर टनल 1956 में जवाहर नेहरू ने बनाया था ताकि जम्मू और श्रीनगर को जोड़ा जा सके। यहाँ मतलब पूरे भारत को जो है श्रीनगर से जोड़ा जा सके, क्योंकि वहाँ का रास्ता बंद हो जाता था जाने का, बर्फ़ से ढक जाता था। तो जवाहर टनल बनाया गया था। कब बनाया गया था? 1956 को जवाहर टनल बनाया गया था, लेकिन वो भी जो है बर्फ़ से ठंड के दिनों में ढक जाता है। इसलिए जो है इसमें वर्तमान में जो है एक रेल सुरंग बनाई जा रही है। ठीक है, उस रेल सुरंग का नाम है बनिहाल कांजीगुड़ रेल सुरंग, जो कि भारत की सबसे लंबी रेल सुरंग है। कौन सी रेल सुरंग बनाई जा रही है? बनिहाल दर्रे में बनिहाल कांजीगुड़ रेल सुरंग। बनिहाल आपका ये जम्मू क्षेत्र में आ जाता है, और जो कांजीगुड़ है वो कश्मीर घाटी श्रीनगर के क्षेत्र में आ जाता है। तो इसको जोड़ने के लिए बनिहाल दर्रे में भारत की सबसे लंबी रेल सुरंग बनाई जा रही है, 11 किलोमीटर जिसकी लंबाई है। ठीक है, इससे जो है जम्मू और श्रीनगर के बीच में रेल सेवा के तहत रेल सेवा जोड़ी जाएगी, और जिससे हम आसानी से आवाजाही वहाँ से कर सकते हैं। और बनिहाल दर्रा, क्वेश्चन क्या होता है कि जम्मू और श्रीनगर को कौन सा दर्रा जोड़ता है? तो बनिहाल दर्रा। और श्रीनगर को संपूर्ण भारत से कौन जोड़ता है? क्योंकि नीचे है। ठीक है, बनिहाल दर्रा नीचे है, तो श्रीनगर को जो है संपूर्ण भारत से कौन सा दर्रा जोड़ता है? तो वो हो जाएगा आपका बनिहाल दर्रा, जो कि श्रीनगर को संपूर्ण भारत से जोड़ता है, बनिहाल दर्रा। ठीक है, उसके बाद है यहाँ पर पीर पंजाल। पीर पंजाल जो दर्रा है वो भी जो है जम्मू और श्रीनगर को जोड़ता है। ठीक है, पीर पंजाल श्रेणी में जो है एक जो है टनल बनाया जा रहा है, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी इसका नाम है। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी टनल जो बनाया जा रहा है वो पीर पंजाल दर्रे में पीर पंजाल श्रेणी में बनाया जा रहा है। ठीक है, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी टनल। ठीक है, जो कि चिनानी नाशी के मध्य में स्थित है। क्या है? चिनानी नाशी के मध्य में पीर पंजाल श्रेणी में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो है टनल बनाया जा रहा है। ठीक है, इसके बाद आपको ये ध्यान रखना है कि यहाँ से जम्मू पंजाब से जो आती है नेशनल हाईवे, जो यहाँ से 44 जो है वो जम्मू कश्मीर से श्रीनगर तक जाती है। नेशनल हाईवे क्या है? 44 जो है जम्मू से श्रीनगर तक जाती है, नेशनल हाईवे 44। ठीक है, कहाँ से कहाँ तक जाती है? जम्मू से श्रीनगर के बीच में नेशनल हाईवे 44 जाती है, और जम्मू और श्रीनगर के बीच में ही जो है आपका बनिहाल दर्रा पड़ता है। बनिहाल दर्रे से भी नेशनल हाईवे 44 जाती है, और पीर पंजाल जो है दर्रा उससे भी नेशनल हाईवे 44 जाती है। और ठीक है, इसमें जो है श्यामा और जो नेशनल हाईवे 44 जो इन दोनों दर्रों से होकर के गुजरती है। ठीक है, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। हमने नदी और झील को नहीं देखा, उसको हम देख लेते हैं। ठीक है, देखिए जो लेह जो है सिंधु नदी के तट पर, सिंधु नदी जो मानसरोवर झील से निकलती है। ठीक है, सिंधु नदी कहाँ से निकलती है? मानसरोवर झील से निकलती है। तो ये जो लेह जो है वो किस में आता है? लेह जो किसकी नदी के तट पर है? सिंधु नदी के तट पर है। ठीक है, लेह जो है सिंधु नदी के तट पर स्थित है। उसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ श्रीनगर के पास शेषनाग झील है, तो शेषनाग झील से जो है झेलम नदी का उत्पन्न होता है। किसका? झेलम नदी। तो झेलम नदी के तट पर कौन सा शहर बसा है? श्रीनगर। श्रीनगर जो है झेलम नदी के तट पर स्थित जो है शहर है। ठीक है, ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे कि श्रीनगर जो है झेलम नदी के तट पर स्थित है, और इसके साथ ही श्रीनगर के जो पास में वुलर झील है। क्या है? श्रीनगर के पास में क्या है? वुलर झील है। ठीक है, कौन सी झील है श्रीनगर के पास में? वुलर झील है, जो कि भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है वुलर झील। वुलर झील भी जो है झेलम नदी पर आती है। ठीक है, क्या आती है? झेलम नदी में आती है वुलर झील। ठीक है, इतना आई थिंक हमने बहुत पढ़ लिया है। उसके बाद हम कुछ और इसमें जो खासियत है वो देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे क्या नेशनल पार्क है? क्या यहाँ पे नेशनल पार्क है? ठीक है, तो कौन कौन से नेशनल पार्क है आप देखेंगे कि यहाँ पर जो है सलीम अली पक्षी विहार है। कौन सा है? सलीम अली पक्षी विहार। ठीक
ठीक है। डची ग्राम, हेमीज, कजीनाग, किश्तवाड़ नेशनल पार्क है। कितने सारे नेशनल पार्क है देखिए। तो है सबसे फेमस जो है सलीम अली पक्षी विहार है, जो जनरली पूछा जाता है। उसके बाद है डची गाम, हेमीज, कजीनाग, किश्तवाड़ नेशनल पार्क है। और यहाँ पे बहुत सारे हिल स्टेशन है, ठीक है। जैसे गुलमर्ग हो गया, सोनमर्ग, पहलगाम, ये सब क्या है, हिल स्टेशन है। और यहाँ पे झील है, इसमें वूलर झील, डल झील, शेषनाग, वेरीनाग, अनंतनाग जो है झील है, जिसमें वूलर झील सबसे ज़्यादा फेमस है, क्योंकि वूलर झील भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है और साथ ही झेलम नदी के तट पर स्थित है, ठीक है। तो ये हो गया आपके पूरे जम्मू कश्मीर की संपूर्ण जानकारी। आई होप आपको सब कुछ समझ में आया होगा, ठीक है। तो मेरा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।